कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या हमारी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हुई? आप लोगों को एक क्यूट सा प्यारा सा सवाल होमवर्क के तौर पे दिया था, आपने उसे देखना था, गौर से देखना था, उस पर अपना दिमाग लगाना था और ज़रूरत पड़ने पे मजबूरी में सॉल्यूशन देखने की ऑप्शन भी आपके पास थी। तो क्या उस सवाल को डिस्कस करें? उस सवाल को डिस्कस भी करते हैं। एक तो हमारा वो वाला सवाल भी डिस्कस होगा। वो आपको मिला? वो क्या कहते हैं 230? हाँ बिल्कुल सही है, इसे मैं कर देता हूँ, बस यही है ना? नहीं ये रहने देना। हाँ जी, आप लोगों ने सवाल पढ़ा। आप एक फर्म में ऑडिट मैनेजर हैं और आपको क्लाइंट ने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईमेल की हैं जिसमें चीज़ें हैं और उसके साथ कुछ नोट्स हैं। स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन आपके पास मौजूद थी, इनकम स्टेटमेंट आपके पास मौजूद थी और कुछ नोट्स थे। इस ईयर क्या हुआ है, सेल प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है 20% से टू ऑफसेट द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई जिसको कवर करने के लिए हमने सेलिंग प्राइस इंक्रीज की। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इनके मुताबिक तकरीबन 20 या इतने % के आसपास, या जितना जीपी मार्जिन होगा उतने % से बड़ी होगी। 30 जून 2019 को एक लोन ऑब्टेन किया था 20 मिलियन का, जो 10 इक्वली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में हर क्वार्टर पे होना था। 30 जून 2019 को किया था। हमारे ईयर एंड क्या है भला? 30 जून 2021। दोबारा आते हैं, 30 जून 2019 हमारे ईयर एंड से तकरीबन 2 साल पहले, यानी हमारे ईयर स्टार्ट से तकरीबन 1 साल पहले। ऐसे ही है, ठीक है। यानी जब ईयर स्टार्ट हुआ तो 1 साल गुजर चुका था, 1 साल हमारे ईयर का था और अभी मज़ीद भी आना है। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स होनी है उसकी 20 मिलियन है, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होनी है क्वार्टरली। तो 10 क्वार्टर कितने अरसे में पूरे होते हैं? ठीक है, तो हमारा पूरा साल ये किस्तें पे करने में गुजरना चाहिए। लोन पे मार्कअप है 9% के हिसाब से। डिक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिप्रेजेंट डिस्पोजल मेड ड्यूरिंग द ईयर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। उन्होंने कहा जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डिक्रीज है वो बताता है कि डिस्पोजल हुआ कुछ चीज़ों का, और डेप्रिसिएशन वगैरह की एडजस्टमेंट करने के बाद वो चीज़ बता रहे हैं। प्री पेमेंट रिप्रेजेंट करता है एडवांस रेंटल पेमेंट ऑफ वेयर हाउस ऑब्टेन फॉर 6 मंथ्स ऑन 16 जून 2021। 16 जून 2021 को हमने मंथली रेंट 2.5 लाख पे 6 महीने के लिए हमने रेंट हाउस रेंट पे वेयर हाउस ले लिया है। और 1 महीने का कितना रेंट है? 2.5 लाख। और हमने कितने अरसे के लिए लिया है? तो हमने कितने पैसे दिए होंगे? 15 लाख दिए होंगे। मोटी मोटी जम्पशन यही है, अभी फिगर्स देखेंगे तो पता लगेगा। यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई एनी फॉर अनएक्सप्लेन्ड फ्लक्चुएशंस एंड इनकंसिस्टेंसीज। का मतलब है इसका सवाल हर दफ़ा कोई भी नई बात कर सकता है। एक दफ़ा उन्होंने कहा था बताओ मैनेजमेंट से क्या पूछोगे, एक दफ़ा उन्होंने कहा कि बताओ हमारी टीम की वर्किंग में क्या ख़राबी है, और अब सवाल क्या है कि ऐसी फ्लक्चुएशन एंड इनकंसिस्टेंसीज बताओ जो अनएक्सप्लेन्ड है, जो इस डाटा के बावजूद भी आंसर नहीं हो रही, जिस पे आपको कुछ परेशानियां हैं। स्टेट की ऑडिट प्रोसीजर विच यू वुड परफॉर्म टू एड्रेस द इश्यूज आइडेंटिफाइड बाय यू। फिर आगे मिक्सिंग कर दी सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स की भी, कि जो शक आपको हुआ उस शक को दूर कैसे करोगे, क्या ढूंढोगे किस तरह से। तो ये आधा एनालिटिकल प्रोसीजर का सवाल और आधा सब्सटैंटिव प्रोसीजर का या टेस्ट ऑफ डिटेल का सवाल। लें जी, फ्लक्चुएशंस की बात करते हैं। अगर आपने वर्किंग की है तो मुझे बताते हैं कि सेल्स में कितना इंक्रीज़ आया है? 50%। उन्होंने कहा था कि 20% प्राइस का इम्पैक्ट है, तो तकरीबन 30% के आसपास क्वांटिटी होगा। अब एग्जैक्टली 30 नहीं होता, मल्टीप्लायर होता है, लेकिन मोटा मोटा 30% क्वांटिटी का फ़र्क पड़ा होगा।
और वो उन्होंने इसलिए कहा था कि हमने कॉस्ट ऑफ सेल की भी प्राइस हमारी बढ़ी है, तो टेक्निकली कॉस्ट ऑफ सेल की क्वांटिटी भी उतनी बड़ी होगी, प्राइस भी उतनी बड़ी होगी, तो जितने परसेंट सेल में इम्पैक्ट आया है उतना ही कॉस्ट में या उसके करीब 4-5% का डिफरेंस तो चलो मान लेंगे। तो कितना था? तो ये कुछ बात मुनासिब से तो लग रही है। और वैसे भी उन्होंने हमारा स्कोप ज़रा छोटा कर दिया, उन्होंने कहा बस 4 मसले बताओ, तो जो खुल के मसला नज़र आए उस पर बोलें ताकि मज़ा बात करने का भी है, और फिर कुछ ना मिला तो आके इसमें से कुछ निकाल लेंगे। तो बहरहाल सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स का ट्रेंड करीब करीब सेम नज़र आ रहा है, ज़्यादा परेशानी अपेरेंटली नहीं लग रही। ऐसे ही है, ऐसे ही है। एडमिन और मार्केटिंग एक्सपेंसेस कितने % बढ़ गए? क्या आप अभी कर रहे हैं? तो वो होमवर्क वाला जो मामला था, घर जाके जो किया था वो क्या था? अच्छा, घर में भी ऐसे बैठ के किया था तो आपने कहा चलो वही ऐसे बैठ के दोबारा करते हैं। 4% से कम हो गए हैं। कम? खुदा का खौफ करें भाईजान, ये 20 है, ये 21 है। हाँ जी, एडमिन एक्सपेंसेस बढ़ गए। कोई वजह ऐसी नज़र आ रही है एडमिन एक्सपेंसेस के बढ़ने की? को अपेरेंट वजह नज़र नहीं आ रही। तो चलो हमारे पास एक ऑप्शन है कि इसको हम कह सकते हैं कि ये अनएक्सप्लेन्ड है, हमें उनकी जस्टिफिकेशन में नहीं पता लग रहा कि ये क्यों बढ़ गए। एडमिन और मार्केटिंग एक्सपेंसेस तो नॉर्मली इसमें एडमिन एंड मार्केटिंग है ना, तो शायद मार्केटिंग की वजह से वो चूँकि सेल्स बढ़ी है तो हो सकता है वो बढ़ गए हों। क्वांटिटी की वजह से भी बढ़ी है, 20% प्राइस की वजह से था और तकरीबन 30 के आसपास क्वांटिटी। जब हमने एनालाइज़ किया और ये 50% बढ़ गया है, तो इसमें 20% प्राइस का एलिमेंट है तो बकाया क्वांटिटी का एलिमेंट भी है। तो इसलिए ना ये इतनी मशकूक बात नहीं लग रही, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे इसको जेब में से निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे। फाइनेंस कॉस्ट 1530 थी, 675 हो गई। अच्छा, लोन एक लिया हुआ था, कितना लोन लिया हुआ था? 20 मिलियन, और 20 मिलियन ने 10 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में होना था। 30 जून 2019 को लोन लिया हुआ था, तो जब ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा तो क्या तारीख होगी भला? 1 जुलाई 2020। 1 साल गुजर गया होगा, 4 किस्तें पे हो गई होंगी। 10 में से 4 किस्तों का मतलब ये है कि 8 मिलियन पे हो गया होगा। तो जब साल स्टार्ट हुआ होगा तो औसतन 12 मिलियन होगा, तो साल के एंड पे कितना होगा? 4 मिलियन। तो 12 और 4 एवरेज आउट अगर करें मोटा मोटा सा हिसाब लगाने के लिए, तो साल में आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना रहा होगा? पता नहीं आपको मेरी जुमला समझ आया या नहीं आया? साल के स्टार्ट में आउटस्टैंडिंग 12 मिलियन था, साल के एंड पे आउटस्टैंडिंग 4 मिलियन था। तो अगर मैं औसतन निकालूं तो 8 मिलियन साल में आउटस्टैंडिंग रहा, और इंटरेस्ट रेट क्या है? 9%। तो तकरीबन 8 मिलियन पे तकरीबन 9% लगाएं, 7,20,000 तकरीबन इतना होना चाहिए इस दफ़ा ख़र्चा, अगर इसके अलावा और कोई वो नहीं है। ये कम है, और पिछली दफ़ा इससे काफ़ी ज़्यादा था। अगर हमने बिल्कुल स्टार्ट में लिया है, पिछले साल के स्टार्ट में लिया है, तो तकरीबन पिछले साल में भी हमने उतनी पेमेंट्स की हैं जितनी साल पेमेंट्स की हैं, बस पिछले साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस थोड़ा ज़्यादा रहा होगा। वो 20 और 12 की एवरेज होगा, वो 16 की एवरेज होगा, ये 8 की एवरेज था, तो डबल हो जाना चाहिए था। तो अगर हम अभी 720 तक पहुँचे हैं तो पिछली दफ़ा होना चाहिए था 1440 रफली मैथमेटिकली, और कितना है? तो 1530 और 1440 करीब ही हैं। शायद कुछ और लोन्स भी हों, और 720 से ये करीब है जी, एग्जैक्ट होना चाहिए। जब हम बहुत ही सफिशेंट प्रिसाइज बात कर रहे हैं तो फिर तो ये पूरा मैच करना चाहिए। अगर ये पूरा मैच नहीं कर रहा तो शायद कुछ और लोन्स भी होंगे, लेकिन अगर कुछ और लोन्स होते तो ये तो बड़ी भी होती, और हमारी कैलकुलेशन से नीचे तो ना आए भाई। मैं जवाब निकालूं 720 और इधर लिखा हो 800, तो मैं समझूंगा शायद कुछ और लोन्स होंगे जिनका मुझे नहीं पता, और पता नहीं कितने लोन होंगे। हम कोई पत्थर के दौर में थोड़ी बैठेंगे हमें पता ही लोन कितने।
हमारे हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, देख लेते हैं लोन्स कितने, लॉन्ग टर्म लोन। इफेक्टिवली ये वही बात है, इसका मतलब है लोन सिर्फ यही है। और हमने अभी बात की थी कि साल में हमारा जो ओपनिंग होगा वो 12 होगा और क्लोजिंग हम 4 तक पहुंचे थे। ये क्या हुआ? 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स थी और 10, तो इसका मतलब है एक क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट होगी 2 मिलियन की, तो साल में पे होता होगा 8 मिलियन। पहले साल 8 मिलियन पे हुआ होगा, 12 रह गया। अगले साल 8 मिलियन पे नहीं हुआ, हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे पे हो जाए, 30 जून पे ना हो, और हो सकता है ज़्यादा जज्बाती हो के पहले पे कर दिया हो, लेकिन हमने पे तो नहीं किया, आउटस्टैंडिंग ज़्यादा है, तो मेरी जो 720 वाली कैलकुलेशन है वो तो और बढ़ जानी चाहिए। अगर आउटस्टैंडिंग एंड पे और हमारी एक आध केस छूट गई है तो इसका मतलब है कि मेरा जो मार्कअप है वो तो और ज़्यादा होना चाहिए। और जब लोन है ही सिर्फ एक और उसका सारा डाटा मुझे पता है, तो मेरी कैलकुलेशन मैच नहीं कर रही, इस पे तो मुझे परेशानी है। तो इसका मतलब है ये एक अजीब सी फ्लक्चुएशन हमारे सामने आ गई कि लोन की जो हमने रिटर्न टर्म्स वगैरह देखे उसके मुताबिक कैलकुलेशन की, अगर इनको भी मान लें तो भी 720 इज़ द मिनिमम इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमें पड़ना चाहिए। और डाटा जो हमें बता रहा है वो 675 बता रहा है। ज़्यादा बता रहा होता तो मैं कह देता कुछ और खर्चों को भी हम फाइनेंस कॉस्ट कहते होंगे, हमारे खर्चे से कम बता रहा है, तो ये चीज़ थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। क्लियर? क्या करें? सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बताएं। लोन का एग्रीमेंट ले लें, रीपेमेंट का स्केड्यूल ले लें, और रीपेमेंट है ही साल में 4, बैंक स्टेटमेंट में ट्रेस कर लें। जो नहीं हुई रीपेमेंट पूछें क्यों नहीं हुई, और नहीं हुई तो कब पे करना है, और नहीं पे करना है तो कोई पेनल्टी तो नहीं। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उनसे क्या कैलकुलेशन दिखाएं, उनकी कैलकुलेशन पूरी कैलकुलेट करें, क्योंकि मेरे एनालिटिकल प्रोसीजर मुझे बता रहे हैं कि 7.25 से नीचे तो सोचना भी मत, इससे ऊपर हो सकता है। 7.25 तक आप पहुँचें, ये समझ आ रहा है कि 720 किस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हम उनसे डिबेट भी कर सकते हैं और अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर जो हमें लोन और इंटरेस्ट से रिलेटेड पता है वो भी हम बीच में फिट कर सकते हैं। अभी डिपेंड करता है कि आपको एतराज़ करना ज़्यादा अच्छा आता है या प्रोसीजर बनाना ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपका बड़ा दिल कर रहा है लोन के प्रोसीजर आप 5-6 लाइनों में लिख सकते हैं, तो फिर एतराज़ करें 1-1.5 लाइन का कि यहाँ लोन और इंटरेस्ट का आपस का रिलेशन थोड़ा सा अनएक्सप्लेन लग रहा है, और नीचे फिर अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लिख दें, ज़्यादा से ज़्यादा लिख दें। मतलब वही कहते हैं कि हम इस तरह से वर्किंग करेंगे, हमें ये लग रहा है इस वर्किंग से हमें ये डाउट हो रहा है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एरिया में अच्छे हैं। अगर आप ये बताने में अच्छे हैं कि मसला क्या है तो मसले को ज़्यादा बताएं और सॉल्यूशन पे 3-4 लाइनें लिखें। और अगर आपको ये प्रोसीजर ज़्यादा अच्छे आते हैं और मसला बताना बहुत अच्छा नहीं आ रहा तो 2-2.5 लाइन में मसला बताएं और नीचे सॉल्यूशन में 5-7 लाइनें लिख दें। तो ये अब आपने खेलना है, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया कि मसला बताने के कितने नंबर हैं और प्रोसीजर लगाने के कितने नंबर हैं। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा ये सोच रहा होगा कि बस मैं टू द पॉइंट मसला बताऊं और सॉल्यूशंस पे ज़्यादा एफर्ट करूं। तो ये आपने खुद खेलना है एग्जामिनर के साथ, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई गलती मेरी है, मैं ही बता देता कि प्रोसीजर के कितने नंबर और मैं बता देता प्रॉब्लम के कितने नंबर है। तो प्रॉब्लम अच्छा बता सके तो उसको अच्छा बताएं। अच्छी अप्रोच ये है कि 3-4 लाइनों में प्रॉब्लम बताएं और 3-4 लाइनों में ही सॉल्यूशन बताएं, दोनों को मुनासिब वेटेज दी जाए। एक प्रॉब्लम तो हमें मिल ही गया फाइनली, और देखते हैं एक आध हमने जेब में रखा हुआ है कि ज़रूरत पड़ने पे उसके साथ देखेंगे। टैक्स 30% था, आपने देखा होगा इसका 30 इतना ही बनता है, इसका 30 इतना ही बनता है। आई क्या बहुत अच्छा है। मैं बता रहा हूँ कि किसी दिन पेपर में अगर आप जाए ना और इस तरह का टेबल नज़र आए और उसके टोटल मैच ना कर रहे हो, समझ जाइएगा, ठीक है। मैं कभी भी ऐसा टेबल नहीं बनाऊँगा जिसके टोटल मैच करते हो, ताकि मैं स्टूडेंट से कहूँ कि यार खुदा का खौफ करो, डाटा की एक्यूरेसी तो देख लो। लेकिन वो अच्छे लोग हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर मैच नहीं करेगा तो फिर गुमान ऐसा किया जा सकता है। अभी तो मैच कर रहा है जी। अगर क्या है, अगर मिसकैलकुलेशन हुई है तो फिर हम कहेंगे कि हमने क्लाइंट से जैसे ही डाटा लिया एज़ पर द प्रोसीजर हम उसकी एक्यूरेसी ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे। चूँकि इसमें ये फलाना एरर है तो हम मैनेजमेंट से कहेंगे इस एरर को रिमूव करें। अगर वो इस एरर को रिमूव नहीं करेंगे तो हम उनकी इंटेग्रिटी पे शक कर सकते हैं कि वो आपको डाटा, मतलब आपको उन्होंने इतने एफर्ट के बाद एक ही चीज़ दी है, इतनी सी समराइज, और उसमें भी मैथमेटिकल एरर्स।
तो ये बात तो डायरेक्ट उनकी इंटेग्रिटी पे हिट करती है, या वो इतने ही बेनियाज हैं कि वो इतनी सी चीज़ उन्होंने दी उसी में गलती। जैसे पता नहीं मैंने शायद डेट वाली आपको बात बताई थी या नहीं बताई थी, एक बहुत बड़े क्लाइंट की एक ऑडिट रिपोर्ट में अगले साल वही डेट डली हुई थी जो पिछले साल डली हुई थी। चूँकि किसी सीनियर ने जूनियर से कहा था कि पिछले साल की रिपोर्ट उठाओ, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देनी थी, उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दो। क्लाइंट इस बात पे तड़पा कि भाई आपने पूरे ऑडिट के एंड पे हमें देने थे 2 सफ़े, उन 2 सफ़ों को तो ध्यान से पढ़ लो। लाखों रुपए आप लेके जा रहे हो, कम से कम वो जो फाइनल आउटपुट है उसको तो थोड़ा सा बड़ा खूबसूरत तरीके से पढ़ लो। वो तो मतलब अब वही बात है कि आप आखिरी वो फाइनल रिपोर्ट उठा के गंदे से वो कुछ आपके पास वर्किंग वाले सफ़े उनकी बैक साइड पे प्रिंट करके उन्हें दे दें, तो इतना तो उनका भी तड़पना बनता है। तो ये अनमॉडिफाइड इतना बड़ा कॉपी पेस्ट होता है कि इस लेवल पे कॉपी पेस्ट हुआ कि डेट तक पिछले साल की डली हुई थी। तो क्लाइंट ने आपको दिए ही 2 कागज़, वो भी गलत, तो इनको तो नहीं छोड़ेंगे। और आप तो वैसे ही ऑडिटर हैं, ऑडिटर तो पागल हो जाता है। टैक्सेशन में कोई मसला नज़र आया? ये भी 30% है, वो भी 30% है। तो अपेरेंटली टैक्सेशन में यहाँ सामने सामने तो मसला नहीं नज़र आ रहा। अब टैक्सेशन एग्जैक्टली 30% नहीं होगा, पीछे कोई डेफर्ड टैक्स वगैरह का पंगा होगा, देखते हैं। नहीं जी, इक्विटी और रिजर्व्स में चेंजेस हैं क्या? सवाल ने किसी जगह बताया? नहीं बताया। उन्होंने कहा था बताएं कोई अनएक्सप्लेन फ्लक्चुएशन या इनकंसिस्टेंसी ऊपर की सिचुएशन में। तो इक्विटी और रिजर्व्स में सबसे बड़ी चेंज किस वजह से होती होगी? शेयर इशू, कुछ और? प्रॉफिट, सबसे बड़ी चीज़ तो प्रॉफिट है ना। तो एक काम करते हैं, प्रॉफिट पकड़ के ऐड करके देखते हैं, फिर देखते हैं कितना अनएक्सप्लेन्ड है। अब ये एनालिटिकल है ना कि आपको ये पता हो कि इसमें होता क्या है। प्रॉफिट कितना है जी? 9.9, तकरीबन 10। तो इसका मतलब है ये सेफ एरिया है जी। डिविडेंड क्यों नहीं दिया, इस पे बहस हो सकती है। पिछले साल दिया था? डिविडेंड कहाँ लिखा होता है? चेंज इक्विटी में दिया हुआ होता है। इस दफ़ा माइनस नहीं हुआ हुआ। इस दफ़ा माइनस नहीं हुआ हुआ का क्या मतलब है कि इस दफ़ा डिविडेंड नहीं दिया? IAS 10 पढ़े हुए लोगों ने जवाब सही देना है मुझे। इस साल का डिविडेंड अगले साल में नज़र आएगा। डिक्लेरेशन और है, पेमेंट और है। इस पे कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं। IAS 10 तक पहुंच गए आप लोग या नहीं? IAS 10 में डिविडेंड से रिलेटेड आपने पढ़ लिया कि डिविडेंड एडजस्टिंग होता है, नॉन एडजस्टिंग होता है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? साल के बीच में, वो हमेशा एडजस्ट होगा। और जो फाइनल डिविडेंड है 30 जून के प्रॉफिट का डिविडेंड है, लेकिन आप बता रहे हैं अक्टूबर में और पेश हद कर रहे हैं नवंबर में। तो ये जो पेमेंट है ये कौन सी चेंज इन इक्विटी में रिफ्लेक्ट होती है, पिछले साल या आने वाले साल? तो इस साल क्या करेंगे फिर? डिस्क्लोज कर देंगे। तो इसलिए ये वाली बात जो है ना कि इस साल डिविडेंड नहीं दिया, ये सही नहीं है। हाँ, पिछले साल डिविडेंड नहीं दिया होगा, इस साल का तो हमें अगले साल के फाइनेंशियल्स देख के पता लगेगा। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ये एतराज़ भी हमारा ख़त्म हो गया। आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर ली हुई है। ट्रेड एंड अदर पेबल 6500 से कितने % बढ़े जी? 20% के करीब। उधर से आपके वो भी तो बढ़ रहे थे ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ रही थी। तो दिस कैन रिफ्लेक्ट, लेकिन अब हमें नहीं पता इनकी क्रेडिट परचेजेस कितनी है और कैश कितनी है जी। ट्रेड पेबल अगर बढ़ रहे हैं तो कैश बैलेंस उस तरह नहीं है, कम हो रहा है। ठीक है, ट्रेड पेबल अगर बढ़ रहे हैं तो कैश बैलेंस, असल में देखिए ना अगली दफ़ा परचेजिंग भी बढ़ रही है लेकिन सेल्स भी बढ़ रही है। तो अब देखना ये होगा कि हमारे करंट एसेट्स में देखना होगा कि बाकी करंट एसेट्स के साथ क्या हुआ, तो कैश को बाकी करंट एसेट्स के साथ मिला के देखना पड़ेगा जी। तो ये इस पे इग्नोर कर दें या उनसे कह दें कि भाई हमें ये समझ नहीं आ रहा, हमें ज़रा कैश और क्रेडिट का ब्रेकअप अलग अलग दे दो। ये एक बात की जा सकती है, ये अनएक्सप्लेन्ड है, ये जुमले में कहीं नज़र नहीं आ रही है हमें जी। क्रेडिट परचेज की डिटेल मांगी जा सकती है। और क्या है जी? प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है? कितने से कम हो रहा है?
4188 से तकरीबन कम हो रहा है, कितने परसेंट? 15% कम हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली इसकी डेप्रिसिएशन भी तकरीबन 15% के आसपास कम हुई होगी। तो डेप्रिसिएशन कहाँ जाती होगी भला? कुछ कॉस्ट ऑफ सेल में जाती होगी, कुछ एडमिन में जाती होगी। एडमिन तो पहले ही बढ़ रहे थे और हमें समझ नहीं आ रही थी, ऊपर से डेप्रिसिएशन भी कम हुई हुई होनी चाहिए। तो इसका मतलब है वो एडमिन वाले खर्चों जितने से बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं उससे असल में ज़्यादा से बढ़े हुए हैं। पता नहीं बात समझ आ रही है ना? आपके चेहरों पे क्वेश्चन मार्क देख के मुझे हुआ कि शायद मैंने बहुत ही अनोखी बात कर दी। एसेट्स कम हो गए तो डेप्रिसिएशन भी कम हो जानी चाहिए, और डेप्रिसिएशन या कॉस्ट ऑफ सेल में डली हुई होगी या एडमिन में डली हुई होगी। मैन्युफैक्चरिंग वाले उधर डले हुए होंगे, अब हमें नहीं पता कि कितने परसेंट उधर कितने परसेंट उधर, तो असूलन दोनों जगह थोड़ा थोड़ा सा कमी आनी चाहिए थी। ये तो इन लाइन एक्ट कर रहा है सेल्स के, तो इसका मतलब है कि जो एडमिन एंड मार्केटिंग है ये जितने से बढ़ा हुआ है असल में इससे और ज़्यादा भी बढ़ा हुआ है, कुछ खर्चे इसके ज़रा ज़्यादा ही हुए हैं। तो वो जो दूसरा थोड़ा सा मशकूक एरिया मैंने जेब में रखा हुआ था उसको निकालूँ और मैं कहूँ भाई पहले तो इतनी अजीबोगरीब सी चेंज आई है, एडमिन वगैरह नॉर्मली इस तरह से नहीं होते, हमें एडमिन और मार्केटिंग का ब्रेकअप मिल जाता तो हमें पता लग जाता। दूसरा, चूँकि एसेट्स कम हुए हैं तो अकॉर्डिंगली उनकी डेप्रिसिएशन भी कम हुई होगी, तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा अभी चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड है, ये इस पर हमें डाउट है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि एसेट्स ये प्लान के साथ साथ डिस्पोज हो गए होंगे, तो फिर तो नहीं होनी चाहिए काम। ऐसा हो सकता है, हमने शक किया, अब शक के बाद हमने प्रोसीजर लगाने हैं अपने शक को वेरीफाई करने के लिए। उस प्रोसीजर के लिए आपके जहन वाली बात ये हो सकती है कि आप कह दें कि हम क्लाइंट से डाटा लेंगे ये चेक करने के लिए कि डिस्पोजल किस टाइम पे हुए हैं, उससे वो मसला भी हल हो जाएगा। यानी पहले तो बताना ना हमें शक किस बात पे है, फिर अपने शक को अपने ही सोल्यूशन नहीं दे देना, आपके शक को सोल्यूशन मिलेगा उनकी तरफ से प्रोवाइडेड डाटा से। तो पहले बताना है मुझे शक क्या है, फिर कहेंगे मैं उनसे क्या डाटा मांगूंगा। डन? ठीक है, तो ये एडमिन मेरे पास अब एक तीसरा एरिया आ गया जिस पे बहस हो सकती है। तीसरा कैसे? पहला कौन सा था? लोन और फाइनेंस कॉस्ट, या ये दो अलग अलग? दूसरा कोई था? ट्रेड पेबल पे हमने कहा था कि ये इसका हमें ब्रेकअप नहीं समझ आ रहा है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। तीसरा एडमिन वाला, अब हमारे पास ऐसा है कि उसके ऊपर हमारे पास कुछ और एतराज़ बन गया। प्री पेमेंट 0 थी और हो गई 15 लाख, थोड़ी पहले हमने कैलकुलेट की थी 15 लाख की थी। ये किस चीज़ की प्री पेमेंट है भला? रेंट पेमेंट की, वेयर हाउस की। इसका मतलब है वेयर हाउस का साल का रेंट कितना होता होगा? 3 मिलियन होता होगा। तो ये 3 मिलियन कहाँ जाता होगा भला? वेयर हाउस का रेंट, वेयर हाउस का रेंट कॉस्ट ऑफ सेल में जाता होगा। वेयर हाउस है ना, गोदाम है, गोदाम के खर्चे। यहाँ पे वो हमारे ईयर का ये ईयर से 15 दिन पहले लिया गया है, ठीक है। 15 दिन पहले का प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। रेंटल पेमेंट वेयर हाउस जो हमने 6 महीने के लिए लिया है, इसका मतलब है इससे पहले हमारा कोई वो नहीं होता था, तो पिछले साल हम इस खर्चे को ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमने ईयर एंड होने से थोड़े से चंद दिन पहले ही तो ये लिया है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का एक्सपेंस नज़र आना चाहिए। तो ये 15 दिन का एक्सपेंस जो है वो इतना बड़ा एक्सपेंस नहीं है जिससे हम वो एडमिन या कॉस्ट ऑफ सेल के उस एक्सपेंस को जस्टिफाई कर सकें। 2.5 लाख अगर महीने का है 1,25,000 होगा, और बात हो रही है इस वक्त मिलियंस में, तो ज़्यादा से ज़्यादा इधर या इधर कोई मतलब इस 1 का 2 हो जाता है या इस तरह से इतना ही फ़र्क पड़ेगा, तो तकरीबन इनसिग्निफिकेंट है। जी, प्री पेमेंट को क्या हुआ है? हाँ, ये की ना प्यारी बात कि प्री पेमेंट जो है वो तो कम होनी चाहिए, कि वो अब उतना कंज्यूम हो गया तो एटलीस्ट 30 जून पे उसकी एक्सपेंस की एंट्री हो जानी चाहिए और बकाया जो है उसको प्री पेमेंट। तो बिल्कुल आपने अच्छी बात की कि ये इन्होंने अच्छा नहीं किया, पता नहीं कहाँ था, मैं किसी और सवाल पर नहीं पहुँची हूँ। हाँ हाँ ठीक, यहाँ थी प्री पेमेंट। तो 1500 अच्छी बात हमें नहीं लग रही, 15 दिन की कम से कम इसमें एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी। चौथा एरिया मिल गया आपको, देखते हैं कोई 5वां एरिया मिल जाए। ट्रेड डेटर के साथ क्या हुआ है? 8 से 12 हुआ, एग्जैक्टली 50% बढ़ गए, और सेल्स भी एग्जैक्टली
तो बिला वजह शक नहीं करते, हमारे पास 4 एरियाज़ हैं खेलने को, देखते हैं कोई मजबूत एरिया मिल जाए तो एतराज़ करें। इन्वेंट्री 7 से 13, क्या ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की इनलाइन है? 7 का तकरीबन डबल के करीब 85% से इन्वेंट्री बढ़ गई। ये बात हज़म नहीं हो रही, जबकि आपकी सेल्स भी पिछली दफ़ा से ज़्यादा हुई हैं। तो आपकी इन्वेंट्री में इतनी ज़्यादा अमाउंट होल्ड होना हज़म नहीं हो रहा, और इनको एक्सप्लेनेशन दी है नहीं जी। इन्वेंट्री डेज से भी वो कर सकते हैं। अच्छा, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे मुझे लग रहा है कि इन्वेंट्री बढ़ी होगी। जी, एक महीने का कैश बढ़ा और वेयर हाउस ले लिया हमने, 6 महीने के लिए वेयर हाउस लेना पड़ गया, तो इसका मतलब है वॉइस चली गई नहीं जी, वॉइस चली गई जी। तो वेयर हाउस ले लिया होगा, इसीलिए लिया होगा कि हमारे पास अचानक से इन्वेंट्री आ गई होगी। तो इसका मतलब ईयर एंड पे हमारी थोड़ी सी ओवर प्रोडक्शन हो गई है, और ईयर एंड पे हमने चीज़ों को सही से हैंडल नहीं किया जी। सेल्स भी बढ़ रही है, तो शायद सेल्स बढ़ रही होगी, हम जज्बाती हो कि हमने आखिरी महीने में एकदम से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दी होगी। कॉस्ट ऑफ सेल और सेल तो एक दूसरे को रेजोनेट कर रहे हैं ना, दोनों 50-50% बढ़ रहे हैं। असल में पहले कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी होगी जब हमने ज़्यादा बना दिया होगा, फिर उसमें से इन्वेंट्री माइनस हुई होगी, कॉस्ट ऑफ सेल दोबारा अपनी नेचुरल पोजीशन पे आ गई होगी। ये तो एक मूवमेंट ही है ना, और सेल्स भी उतनी यूनिट्स की है जितने यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ सेल है। तो इसका मतलब है कि एक ओवर प्रोडक्शन हुई, और फिर उस ओवर प्रोडक्शन को उसमें से निकाल के रखा और उसको वेयर हाउस में रख दिया। अपेरेंटली लग रहा है, आप करना चाहें एतराज़ आप कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी ज़रा बेहतर फील आ रही है ये सोच के कि इन्होंने वेयर हाउस भी लिया है, तो इसका मतलब इन्वेंट्री रखी होगी तो ही वेयर हाउस लिया। ठीक है, अब अगर आप इस पर शक कर रहे हैं ना, तो फिर अब आप लगाएं इस पर प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर होंगे? हम इन्वेंट्री टर्न अराउंड टाइम देखने की कोशिश करेंगे, इन्वेंट्री डेज़ को पिछले साल की रेशो से कंपेयर करेंगे, हम ईयर एंड की इन्वेंट्री काउंट के रिकॉर्ड्स वगैरह को देखेंगे, और ईयर एंड के बाद इस इन्वेंट्री का सेल होना इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। फिर वो वेयर हाउस को भी वाकई वेरीफाई करेंगे वो मौजूद है या नहीं है, कहीं उन्होंने सिर्फ इसी चीज़ की तसल्ली देने के लिए तो नहीं हमें बताया, और क्या वहाँ ईयर एंड पे इन्वेंट्री उतनी थी या नहीं थी। अगर इन्वेंट्री पे शक है, मुझे ज़्यादा शक नहीं हो रहा, लेकिन ज़ाहिर है शक हम किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं, ये तो हमारी चॉइस है। कोई से 4 इश्यूज़ पकड़ने हैं जिन पे शक करके हमने प्रोसीजर बताने हैं। कैश एंड बैंक पे तो नहीं कोई मसला आपको है? सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, इसलिए कम हुआ है कि आपने प्री पेमेंट कर दी है बहुत बड़ी। आपने 1.5 मिलियन प्री पे किया है, जो पिछले साल आपने नहीं किया हुआ था। तो 1.5 मिलियन का तो तकरीबन आप इम्पैक्ट देखें ना, बिल्कुल एंड पे आके अचानक से ईयर एंड से 5-6 दिन पहले आप 15 लाख ही निकाल दो बीच में से, तो इतना तो उसका भी हक बनता है कि वो बेचारा इतना तो गिरे। तो चलो इसमें से 15 निकाल देते हैं, 1.5 मिलियन निकाल देते हैं, तो फिर भी तकरीबन 11 तो होना चाहिए था, ये तो 11 से भी आधा हो गया। और कोई ऐसी चीज़ जो जस्टिफाई कर रही है उसका कम होना। अच्छा, हमने कुछ डिस्पोज ऑफ भी किया है, जब डिस्पोज ऑफ किया होगा तो इससे भी पैसे आए होंगे थोड़े से, हो सकता है लॉस आया हो। सवाल ने बताया था लॉस आया प्रॉफिट आया है, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो कोई कैश पे कोई और शक? क्रेडिटर्स के डेज कम हो रहे हैं और इन्वेंट्री के डेज बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है हमारा पैसा इन्वेंट्रियों में ब्लॉक होना शुरू हो गया। इन्वेंट्री वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे हमारा खर्चा लगा, हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स से भले कागज़ पे माइनस करके इन्वेंट्री में दिखा दिया, लेकिन जेब से पैसा तो लग गया है। तो लग ये रहा है कि आखिरी महीने ओवर प्रोडक्शन कर दी और पैसा झोंक दिया उसमें जी। और क्रेडिटर को पेमेंट भी की है, क्रेडिटर को पेमेंट की है। बढ़े हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़े जितना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी थी। तो भाई ने एक रिकन्सिलिएशन बनाई, उन्होंने कहा हुआ ये कि हमारा कुछ पैसा इन्वेंट्री में ब्लॉक हुआ, कुछ पैसा क्रेडिटर्स को हमने कम दिया। नहीं क्रेडिटर का पैसा तो हमने रोक लिया,
क्रेडिटर डेज कम हुए हैं इस साल। ठीक है, क्रेडिटर्स डेज कम हुए, इन्वेंट्री में हमारा पैसा फंसा, प्रीपेमेंट में पैसा फंसा, तो जो कैश पे एतराज़ कर रहे हैं फिर उसकी रिकन्सिलिएशन के ऊपर बात कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सवाल होता है जो आपको इतना सोचने का मौका देता है कि हर बंदा डिफरेंट तरीके से सोच सकता है। उन्होंने ये नहीं देखना कि आप जवाब वो लिखते हैं जो उनके पास है, उन्होंने देखना ये है कि आपने लॉजिकली बताया या नहीं बताया। सर क्रेडिटर डेज तो हमारे पास कम हो रहे हैं, तो हमने मतलब हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो हमें जो देना है वो कम होना चाहिए इस साल। जी, जब क्रेडिटर्स के डेज कम हो रहे हैं तो उसका मतलब हम जल्दी जल्दी उन्हें पे कर रहे हैं, लेकिन हुआ पता है क्या है, हमने आखिरी मंथ में ना एकदम से बहुत ज़्यादा बाइंग कर ली है। जो मुझे नज़र आ रहा है सारी सिचुएशन में कि लास्ट मंथ में ना ये इनका बजट आउट हो गया, इन्हें समझ नहीं आया, ओवर स्पेंडिंग कर बैठे, घबरा के एंड पे कॉस्ट ऑफ सेल्स में से निकाल के इन्वेंट्री में तो फेंक दिया, इन्वेंट्री का वेयर हाउस लेना पड़ गया। लेकिन हुआ ये है कि ये ओवर बाइंग कर बैठे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त शायद ये क्रेडिटर्स को जितना पे कर भी चुके हैं उसके बावजूद भी क्रेडिटर्स ज़रा ज़्यादा पे स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन सर को दिखाई दे रहा है कॉस्ट ऑफ सेल के साथ सेल्स भी बढ़ रही है। अगर वो इन्वेंट्री जमा कर रहे हैं सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल बढ़नी चाहिए, साथ में सेल्स भी बढ़ रही है। नहीं, असल में दोबारा समझ लें, फ़र्ज़ करें 700 यूनिट सेल हुए हैं और ये 1000 बना चुके, तो कॉस्ट ऑफ सेल 1000 की होनी चाहिए थी, लेकिन 300 की कॉस्ट ऑफ सेल हमने वहाँ से माइनस कर दी और ले गए इन्वेंट्री में। तो इन्वेंट्री में 300 यूनिट नज़र आ रहे हैं, उनकी अमाउंट नज़र आ रही है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल में नज़र नहीं आ रही। तो कॉस्ट ऑफ सेल और सेल एक दूसरे के लाइन में है, जिससे हमें थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें सही चल रही हैं। तो बहरहाल ये अच्छा सवाल था। फिर आपने सोल्यूशन देखा, सोल्यूशन में कुछ मज़े के पॉइंट्स मिले। तो होता ये है कि अगर आप डायरेक्ट सवाल देख के सोल्यूशन देखते हैं ना तो दिमाग को काम करने का मौका नहीं मिलता। एक दफ़ा दिमाग को काम करने का मौका दें। कुछ हमने ऐसी क्लास में बातें की हैं जो सोल्यूशन में नहीं लिखी होंगी, कुछ हमने बातें नहीं की वो सोल्यूशन में लिखी होंगी। तो इससे ये होता है कि वो एक ही सवाल को कई नज़रिए से देख के उसमें से काफ़ी पॉइंट्स निकलते हैं। तो ऐसा ओपन सवाल जो है वो आपको पेपर में ज़रा ज़्यादा आज़ादी दे देता है कि आप उसको किसी भी डायरेक्शन में जाके उस पर किसी भी तरह से तबसरा कर सकते हैं। क्रेडिटर की जस्टिफिकेशन मांग सकते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले अपनी इन्फॉर्मेशन में मांगी थी। तो हो सकता है वो 4 एरियाज़ जो मैंने बताए आपके 2 सेम हो और 2 आपने कुछ और एरियाज़ बताए हों, और हो सकता है आपकी बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन भी हो। प्रोसीजर लगाते वक्त तो ज़िंदगी आसान है, प्रोसीजर तो अब आपको इतने बताने आते हैं ना कि वो तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम बताना ना आए ना तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोल्यूशन भी मांगा हुआ है। तो बड़े आराम से आप 2-2 लाइनों के प्रॉब्लम बता के 5-5, 6-6 लाइनों के प्रोसीजर भी बता सकते हैं। ऐसे करके 2 सफ़े भरे हुए एग्जामिनर गए, पागल हो गया बच्चा, ठीक है। और वो मतलब इतना लिखा हुआ हो तो उसका मतलब दिल बेचारा बंद होना शुरू हो जाएगा कि मैं इसके नंबर कहाँ से काटूँ। ठीक है, बात ये है कि ये उन्होंने आपसे कहा था ना कि हर चीज़ पर अलग से प्रोसीजर बताओ। अब प्रोसीजर तो होने तो नहीं 7 में से है ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम कहें नंबर ज़्यादा हैं तो चलो कोई 8वां 9वां प्रोसीजर भी डाल दें। तो प्रोसीजर तो हमने वही करने हैं। हाँ, लेकिन आपके प्रोसीजर फ़र्क होंगे। इंक्वायर फलाना की लिस्ट, दूसरे में आप कहेंगे इंक्वायर वो वाली लिस्ट, एक में आप कहेंगे उस डॉक्यूमेंट के बारे में पूछो, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछो। एक्यूरेसी चेक करनी है तो फिर हर जस्टिफिकेशन में एक्यूरेसी का की जा सकती है। हम लोग मार्जिन ऑफ एरर कैसे डिफाइन करेंगे कि इतना हम लोग लीवरेज दे सकते हैं और इतना नहीं दे सकते? जी, अब इसमें सवाल ये है कि कितना हम लिवरेज दें कितना ना दें। वो परसेंटेज चेंज जो आपको लग रही है कंसिस्टेंट, जैसे हमने सेल और कॉस्ट ऑफ सेल देखा कंसिस्टेंट लगी, हमने सोचा कुछ और मसला ना मिला तो आके इसमें से ज़बरदस्ती कुछ मसला निकालेंगे। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ना, अगर आप गौर से देखें तो सवाल की अल्फाज बड़ा मज़े की बात कर रहे हैं। एनी फॉर अनएक्सप्लेन्ड फ्लक्चुएशंस तो होती हैं डाटा में, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड जिसका आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है और किस तरह से। तो नॉर्मली कितने % पे एतराज़ करना चाहिए अगर पिछले साल से वो चीज़ मैच नहीं कर रही। अगर आप देखें पिछले साल सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स का आपस में क्या रिश्ता था बताएं? कॉस्ट ऑफ सेल्स का कितने % था? 75%। इस दफ़ा निकालें, आई एम कॉन्फिडेंट कि 2-3% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि तकरीबन उसने अपना वो जो जीपी रेशो है वो मेंटेन करने की कोशिश की है। इसका मतलब है अगर मैं इंडस्ट्री को जहन में रखूं कि औसतन इतने की सेल पे औसतन इतना खर्चा हो जाता है और पिछले साल वाली ही चीज़ इस दफ़ा रिपीट हुई है, तो मेरा शक थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल ये कैश के बैलेंसेस के लिए हम लोग इसकी जो है ना एक कैलकुलेटर पे ही वर्किंग कर ले कैश फ्लो से, अगर वो इक्वल ना आ रहा हो तो फिर असल में कैलकुलेटर पे जब भी आप वर्किंग करेंगे ना कैश फ्लो की, वो हमेशा इक्वल आएगी।
कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, यही फाइनेंशियल्स आपको मिल जाती हैं, आप इन्हीं के बैलेंसेस से शुरू करके दूसरे बैलेंस तक आते हैं और वो लाजमी टैली कर जाती है। चूँकि मैथ है ना, अगर एक चीज़ का ग्रैंड टोटल मैच कर रहा है तो आप उसमें से कुछ चीज़ें माइनस करके और कुछ चीज़ें दोबारा ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली घूमते फिरते आप इसमें से सारे जो एसेट्स जितने बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटीज़ जितनी कम हो रही हैं एंड वाइस वर्सा, सब कुछ कर के जो गैप निकालेंगे वो एग्जैक्टली कैश का गैप होगा। चूँकि मैथमेटिकली इसका टोटल इसका टोटल और इसका टोटल आपस में मैच करेगा, इसका टोटल और इसका टोटल मैच करेगा, तो जो एसेट कहीं से कम हुआ होगा वो कैश में ऐड हो गया होगा। तो अगर आप कैश के अलावा बाकी सारे एसेट्स को प्लस माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि कैश सही है। तो कैश इस वाली कैलकुलेशन से तो हमेशा ठीक लगता है। तभी तो जब आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन और कम्प्रिहेंसिव इनकम आती है और आपसे कहा जाता है कैश फ्लो बनाओ, तो आप बगैर किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बना देते हैं सारी कैश फ्लो। और जब टैली नहीं होती तो टीचर कहता है टैली होनी चाहिए, नहीं टैली हो रही तो आपने कुछ गड़बड़ की होगी, क्योंकि आप एक टैली हुए हुए डाटा में से चीज़ें उठा रहे हैं, ओपनिंग से शुरू कर रहे हैं, क्लोजिंग पे जा रहे हैं, तो लाजमी टैली करना चाहिए। डन। असल में ना ये अकाउंटेंट्स ने पागल बनाया हुआ है, सीधी सी बात है। अगर ये सारी चीज़ों का टोटल टैली कर रहा है तो आप उसको जैसे मर्जी पकड़ कर रिकंसाइल कर लोगे। एवं वो करते हैं जी कैश फ्लो स्टेटमेंट और ये टैली करेगी और आप हैरान हो जाते हैं टैली कर गई। ये ऐसी ही जैसे टीचर पहले दिन कहता है ये एंट्री में आधा डेबिट में डालो आधा क्रेडिट में डालो, फिर इस एंट्री में भी आधा इधर डालो आधा इधर डालो, फिर लेजर बनाते हुए डेबिट वाले इस तरफ रखो क्रेडिट वाले इस तरफ रखो, फिर कहे ट्रायल बैलेंस बनाते हुए डेबिट वाले इधर रखो क्रेडिट वाले इधर रखो, फिर कहे देखो मैच कर गए। यार मैच कर गए, जादू है अकाउंटिंग। ये धक्के से साइंस बनाई है, ये सीधी सीधी सी चीज़ें हैं, बस दुआ करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्दी रिप्लेस ना कर ले, ठीक है। तो इसलिए ना साइंस बना रहे हैं, स्टैंडर्ड्स को साइंस बना रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल कर रहे हैं। अब IFRS 15 लगा के दिखाए ज़रा कंप्यूटर, पागल हो जाएगा, उसे समझ ही नहीं आना लिखा हुआ क्या है। बनाने वालों को समझ नहीं आ रहा, बनाने वालों को पढ़ाने वालों को नहीं समझ आ रहा कि क्या पढ़ा बैठे। तो खैर मेरे ख्याल में हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली। अब कैफ का सिर्फ एक सवाल रह गया, क्या मैं उसको होमवर्क के तौर पे आपको देने की जसारत कर सकता हूँ? हाँ ठीक हो गया, तो हो जाए खतरों से टक्कर। आज का स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, ये तो हमारा कल का गुमशुदा टास्क था। अब मैं सेव करूं या ना करूं, क्या हुआ इस फाइल के साथ? ठीक हो गया। ओए होए, ये किसी टाइम पे मैंने किसी क्लास में एनालिसिस किया होगा, चैप्टर 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपको ज़रूरत ही नहीं। चैप्टर 4 में 3